Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा बात करेंगे कि अमेरिका को लैटिन अमेरिका से क्या डर है, मतलब यूएसए को क्या डर है और ये कौन सी लड़ाई चल रही है लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका एक्चुअली लोग जो वहाँ पे रहते हैं, साउथ अमेरिका के लोग, पुष्कर द्वीप के लोग, उनको लैटिन अमेरिका शब्द पसंद नहीं है क्योंकि लैटिन अमेरिका दिखाता है यूरोप की सुप्रीमेसी ऑन देयर लैंड। तो वो सभी को बुलाते हैं कॉन्किस्टाडोर। कॉन्किस्टाडोर मतलब इन्वेडर्स। उन्होंने, जो आजकल की जनरेशन है, उन्होंने कभी भी यूरोपियंस को अपना आका नहीं माना है, इसलिए वो लोग चर्च बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं और वहाँ पे सनातन धर्म बहुत बुरी तरह, अच्छी तरह फैल रहा है। ओरिजिनल तरीके से हम लोग, कोई वहीं के लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भारत आके घूमते हैं और भारत से कनेक्ट होते हैं और फिर वापस जाके प्रचार करते हैं। ये सारे लोग मिस्टीजो माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेनिश कल्चर। जो पुष्कर द्वीप है या साउथ अमेरिका है, वो उसमें सिर्फ एक ही कंट्री पोर्चुगीज बोलती है और सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन किया गया था वो भाषा के थ्रू किया गया था। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि भी मैं बहुत इंग्लिश के शब्द यूज़ करता हूं तो मुझे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उसका ज़्यादा प्रयोग करें, इंग्लिश का प्रयोग वर्जित कर दें। इंग्लिश का प्रयोग सिर्फ बाहर वालों से बिजनेस करने के लिए करें, बट अपने घर में अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको बोलिए भाई हिंदी में बात करो, या कोई और भाषा, मराठी में या गुजराती में, कोई भाषा में बात करें। भाषा के माध्यम से आपके मन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया जाता है। आप सभी लोग फोन यूज करते हैं, फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड होगा या नोकिया होगा या काईओएस होगा या फिर कोई एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आईओएस। उसके तो सोचने का तरीका बदल जाता है। जैसे अगर आप हिंदी या कोई मराठी या कोई ऐसी कोई भी भारत की भाषा में बात करें, उड़िया, बंगाली, तो आपका सोचने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका सोचने का तरीका अलग होता है। मैं जब अपनी इंग्लिश में पुस्तकें लिखता हूँ, वो लिखता हूँ पश्चिमी देशों के लिए, उसका ट्रांसलेशन होना जरूरी है। तो आप में से कोई वॉलंटियर करेगा तो जरूर करिए, और आप में से कोई मेंबर्स बनता है तो आपको शास्त्र बेस्ड कंटेंट यहाँ पे बहुत मिलेगा मेंबर्स में। चलिए अब हम बात करते हैं कि तो भाषा जो है, उसके बाद भाषा के तुरंत बाद क्या बदलता है मालूम है आपको? भोजन बदलता है, क्योंकि आप वो कांटे छुरी से या फिर भोजन में आपको वो जिस भाषा में बात करें ना, उससे भोजन, तो जैसे भारतीय भाषा में करेंगे तो आप भगवान का नाम लेंगे, भोग लगाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो सोचने का तरीका बन जाएगा कांटे छुरी। फिर भोजन में थोड़ा सा आपका चेंज होना शुरू होगा। तो भाषा, भोजन और तीसरा फिर चेंज होता है पूजा पद्धति, ये बदल जाता है। ये मैंने ही फ्रेमवर्क दिया है पूरा कॉलोनाइजेशन का। फिर तो इस तरह आपका कल्चर, भाषा से कल्चर बदल जाता है। मतलब जो आपकी सभ्यता है, जो आप सभ्य कल्चर का अर्थ ये, मतलब इंग्लिश के वर्ड का कोई संस्कृत वर्ड है ही नहीं, सभ्यता बदलनी शुरू हो जाती है, मतलब कि रहने सहने का ढंग। और फिर बाद में लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, जब ये अपना रिलीजन लेकर आते हैं, तो इंग्लिश जो भाषा है उसी के अंदर क्रिश्चियनिज्म छुपी हुई है। जैसे संस्कृत भाषा में वेद और अध्यात्म छुपे हुए हैं। जैसे अगर आप मातृभाषा में बात करेंगे तो उदाहरण देंगे, अरे युधिष्ठिर ने किया था, राम ने किया था, नारद मुनि ने ये किया था, है ना। अभी हमारे आदि शंकराचार्य तो ये बोलते हैं, और हमारे जो करंट आचार्य हैं वो ऐसा बात करते हैं। वो भाषा में आ गया। इंग्लिश में आएंगे तो आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, फिर उसको आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्कॉन है, ऐसे उनमें यही प्रॉब्लम है, सारी गड़बड़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, सारी गड़बड़ी। तो अगर लेकिन आप उसी संस्कृत के श्लोक को, पहली बात तो सारी भारतीय भाषा संस्कृत बेस्ड है,
यहाँ तक कि अगस्त्य मुनि की भाषा तमिल बनाई थी उन्होंने, वो भी संस्कृत बेस्ड है, तो अगस्त्य मुनि ने बनाई है। उन्होंने तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र सिखाया था श्री रामचंद्र को, सिखाया नहीं मतलब शेयर किया था। वो तो भगवान राम है, सब मालूम ही होता है, लीला करते हैं। तो वो पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देता है, और जैसे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता है फिर आप फंस जाते हैं कॉलोनाइजेशन में। फिर क्या होता है, अंग्रेजी भाषा से क्रिश्चियनिज्म का प्रचार होता है, और क्रिश्चियनिज्म का प्रचार होते ही आपको सब कुछ वेदों का खराब लगना शुरू हो जाता है, मॉडर्न नहीं है। अरे पुराण का तो अर्थ ही मॉडर्न होता है, पुराण का तो अर्थ ही मॉडर्न, उसमें भविष्य के बारे में लिखा हुआ है। मॉडर्न का मतलब जो यूजफुल हो आपके लिए, जो प्रैक्टिकल हो, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़े, उसको मॉडर्न बोलते हैं। तो ये षड्यंत्र है। चलिए आते हैं वापस मोनरो डॉक्ट्रिन पे। मैं बहक जाता हूँ इधर उधर, तो आप लोग फिर कमेंट लिखते हैं मुझे डांटने के लिए। तो मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने लगाई थी। उद्देश्य ये था कि यूरोपियन पावर्स जो हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा कॉलोनाइज न करें, ये उसका ओरिजिनल उद्देश्य था। मतलब एक तरीके से डिवाइड हो गया कि अमेरिका जो नया देश बना था उसमें पूरा भी नहीं था, पूरे 13 स्टेट्स थे और थोड़ा सा वेस्ट कोस्ट का नीचे आया था। तो उस समय अमेरिका ने बोला कि अमेरिका यूरोपियन अफेयर्स में अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, यूरोप अमेरिका के इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका। तो उस समय अमेरिका ने, तो सेटलर्स ने बोला कि भाई तुम वहीं पे रहो, हम नोचेंगे साउथ अमेरिका को जाके, ओके। और इसमें वार्निंग दी गई यूरोपियन पावर्स को। और यूएस ने बोला कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है एक गलत शब्द है, पृथ्वी स्फीयर नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड ही गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनीज में या फिर यूरोपियन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ओके। तो लेकिन और नए कॉलोनाइजेशन को हम प्रमोट नहीं करेंगे। ये था चर्च ऑफ इंग्लैंड की लड़ाई प्रोटेस्टेंट्स की कैथोलिसिज्म से, वही लड़ाई चल रही है। फिर जॉन क्विंसी एडम्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बाकी बाद में प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने क्या किया कि चेंज किया कि यूएस विल एक्ट यूनिलैटरली, जॉइंट ब्रिटेन के साथ नहीं, यूनिलैटरली एक्ट करेगा टू डिटर यूरोपियन पावर्स, ओके। अब बाद में इसी डॉक्ट्रिन को हुआ, तो पहली डॉक्ट्रिन में मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं थी। तो जो तीसरी बात हुई कि ब्रिटिश नेवी अभी क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए स्पेनिश और फ्रेंच नेवीज इन्वॉल्व है। तो ये धीरे धीरे हुआ। 1904 में रूजवेल्ट ने करा कि अब अमेरिका फ्रीली इन्वॉल्व होगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में टू प्रिजर्व ऑर्डर, ठीक है। ये रूजवेल्ट के साथ समय हुआ। अब क्या हुआ है, उसके बाद से यूएस गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली एक्ट किया है टू जस्टिफाई इन्वेंशन इन साउथ अमेरिका या पुष्कर द्वीप, पर्टिकुलरली इन द कोल्ड वॉर पीरियड। इसलिए आप देखते हैं कि जेफ कैनेडी जूनियर का 1962 का क्यूबा क्राइसिस और बहुत सारे क्राइसिस हुए। अब जो है रिजीम चेंजिंग वॉर्स तो अमेरिका ने मान लिया है, हम करते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में किया, अब साउथ अमेरिका में करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे तेल निकल आया, वेनेजुएला। अभी किस तरह काम करते हैं उसको समझिए। ऐसा नहीं कि वेनेजुएला जो है दूध का धुला है या उसके रिजीम, ये सभी लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन को मारा है। और कैसे मारा है इन्होंने, कभी मैक्सिको में किया इंटरवेंशन, कभी कोलंबिया में किया, कभी क्यूबा में किया, कभी कैरिबियन आइलैंड्स में किया, सब जगह वेस्टर्न और ब्रिटिश फोर्सेस बैठी हुई हैं। फॉकलैंड्स वॉर में आपको मालूम ही है, ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना स्पेनिश कॉलोनी है और फॉकलैंड आइलैंड्स ब्रिटिश कॉलोनी है, वहां बैठी हुई है अभी भी।
ब्रिटिश फोर्सेस हैं, प्लस अंटार्कटिका वहाँ से पास में है, वहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस हैं। ये सब लोग ये पूरे के पूरे एरियाज में बैठे हुए हैं। अब वेनेजुएला में जो अभी इंसिडेंट हुआ था, चल रहा है वो भी, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, चलता रहेगा वो, समझे आप, क्योंकि उसका पर्पस अलग है। इन्होंने एक वेनेजुएला में पकड़ा मारिया कोरिना मकाडो करके अपोजिशन लीडर को। इनका प्लान वही था कि जो वेनेजुएला में कर रहे हैं वही भारत में करना चाहते हैं। भारत में उनके एजेंट कौन है? आपके सबके चहीते राहु है ना। अभी गांधी तो नाम ऐसी बकवास है। पिता मुस्लिम, माता कैथोलिक और बच्चा हिंदू, ये उसका है। बट एनीवे छोड़ दीजिए उस सबको। तो वेनेजुएला में इन्होंने पकड़ा मारिया कोरिना मकाडो, जिसका शुरू से ही इतिहास रहा है कुछ न कुछ अनाप शनाप बकवास शंट-फंट करने का। और इसका संबंध अमेरिकन अदृश्य राज्य से बहुत गहरा है। अदृश्य राज्य आप समझती हैं क्या होता है ना। तो ये चाहती है। अब मदुरो भी कुछ दूध के धुले नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। मदुरो जो है वो स्वयं ही देखा जाए तो वो स्वयं ही एक तरीके का सेल्फ अपॉइंटेड, क्या बोलेंगे कि उसको, कि ही इज, मतलब सोच लीजिए कि उसको देश प्रेम है, लेकिन वो जिस तरह काम करता है उसमें फिनेस नहीं है। वो मतलब वो क्या बोलते हैं फिनेस में, कि उसमें इतनी तीव्रता नहीं है कि वो समझ सके चीजों को ढंग से करे। वो हड़बड़ी में काम करता है हमेशा। लेकिन एक बात है, उसने अपने देश को बचा के रखा है। चर्च से ही बचाया है और साथ में अमेरिकियों से ही बचाया है। उसने अपने देश को बेचा नहीं। और मदुरो के ऊपर इतने, जैसे क्यूबा में पहले चावेज थे, हुगो चावेज और सब लीडर्स थे। तो बोलीवार के जो रेवोल्यूशन था उसका वो पार्ट रहा है। मतलब वो नेशनलिज्म है, वो चर्च को नहीं बेचने देंगे। यदि भी वो लोग स्पेनिश बोलते हैं, कॉलोनाइज्ड है, इन चर्च को नहीं बेचने देंगे। और वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है दुनिया का। तो मोनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ट्रंप ने अपनी सेनाएं भेजी उस पर रिजीम चेंज करने के लिए, उसको मार देने के लिए। शुरू से ही जो अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो उसको बोला टेररिस्ट है, उसको मार देना चाहिए, इलीगल प्रेसिडेंट है, सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है। भाई अमेरिका को क्या पड़ी है, लेकिन मोनो डॉक्ट्रिन काम कर रही है। अमेरिका ने खुद ही सेल्फ अपॉइंटेड डिक्टेटर बनाया है बांग्लादेश में। अमेरिका ने हर जगह डिक्टेटरशिप प्रमोट की है। बांग्लादेश में इसलिए बनाया ताकि भारत के विरुद्ध एक्शन ले, सेंट मार्टिन आइलैंड मिले उसको, ये सच बात है। लेकिन अब अमेरिका को प्रॉब्लम है कि सेल्फ अपॉइंटेड डिक्टेटर कैसे हो सकता है, हम अपॉइंट करेंगे। तो अमेरिका ने चूज किया मकाडो को। ये जो लेडी है वो राहुल गांधी की जैसी है, और ये भी कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भारत में कुछ भी। ये भी ऐसे है, मतलब फिनेस नहीं है, मतलब कि डिप्लोमेसी नहीं है इनके अंदर। इमोशनल लोग हैं सारे के सारे, लेकिन धन मिल चुका है बहुत पृथ्वी से। एक समय में रिचेस्ट कंट्री होती थी वेनेजुएला पश्चिमी देशों में, अब वो बहुत ही गरीब है। और इसने जो है हर चीज पे राशन लगाया, इकोनॉमी बंद हो गई। सोशलिज्म, जिसको समाजवादी बोलते हैं, जैसे भारत में था सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसने वो किया, इंडस्ट्री ठप हो गई। करप्शन बढ़ गया, साधारण लोग भागने लगे। कहाँ भागे? गैंगस्टर्स बन गए, गैंग लॉर्ड शुरू हो गया। अब लोग क्या करेंगे, अब वहाँ ड्रग्स तो उगते नहीं, ड्रग्स तो बनते नहीं है, तो वो सब मैक्सिकन कार्टेल्स इनके साथ जुड़ गए और उसको कंड्यूट की तरह यूज करने लगे। कोलंबिया से लेके वेनेजुएला से भेजने का, यूरोपियन देशों में हर जगह। वेरी डेंजरस बिजनेस, लेकिन करते हैं।
क्योंकि सारे इतने सैंक्शंस लगा दिए वेस्ट ने, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू किए 2013 के बाद, 14 के बाद। और सैंक्शंस पे सैंक्शंस, पहले भारत भी खरीदता था तेल वेनेजुएला से, वो भी बंद हो गया। इतने सैंक्शंस लगाए उसकी इकोनॉमी तोड़ने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए, कि वो बेहाल हो गया। अब जब वो कमजोर हो गया, उसको पता लगा, उन्होंने सोचा इस पे आक्रमण कर देंगे, और रशिया ने अपनी वैगनर टीम उतार दी वहां पे, और चाइनीज ने कम्युनिकेशंस पे हेल्प करी, और रशिया ने फिर उनको मिसाइल्स प्रोवाइड करी विद चाइनीज मनी, और वेनेजुएला के पास पैसे की कमी नहीं। फिर उसके बाद अब जब उसको पता लगा कि एंटी शिप मिसाइल्स भी इसके पास बाकी इक्विपमेंट्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए इन्वेजन रोक दिया। क्योंकि क्या करेंगे, अमेरिका ट्रूप्स उतारेगा, तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी, बीच लैंडिंग की, और कर भी गए अंदर अमेरिकन ट्रूप्स। लेकिन अंदर से उसने मारना शुरू कर दिया सडनली, वो सब न्यूज आई नहीं। मीन्स सेम मेथड ऑफ रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन चल रहा है मोनरो डॉक्ट्रिन के अंदर जो अमेरिका का है। क्या उससे वहां पीस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, समझिए कि जो असुर होता है ना, वो शुरू में बड़ा तेजी से काम करता है, लेकिन बाद में उसको पीछे हटने का भी मौका नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे अमेरिका और दोनों के दोनों हमारे लिए तो सेम जैसे हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन एक थोड़ा उससे भी खराब है और एक उससे भी अच्छा है। तो अब अमेरिका जो है पीछे हटना चाहता है बार बार, वो नहीं चाहता हम रिजीम चेंजिंग करें वहां पे। और दूसरे के प्रेसिडेंट को क्यों बुला सकते हैं आप? चोर है, उचक्का है, खुद के ही प्रेसिडेंट को बुलाइए, देखिए उसके खुद के प्रेसिडेंट को। तो मदुरो यही बोल रहा है, तुम अपने प्रेसिडेंट्स को देखो क्या करते हैं तुम्हारे लोग, बच्चे खाते हैं, ह्यूमन मांस खाते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ये बोल रहा है। तो अब ये सारे एलिगेशंस पब्लिक तक ना पहुंचे तो कोई ना कोई एक्शन तो अमेरिका लेना पड़ेगा। तो अमेरिका उसी में लगा हुआ है, कुछ ढूंढ रहा है कहां से अंदर घुसे, क्योंकि डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और जमीन पे ट्रूप्स नहीं उतार सकते, वो इतना वाला हाल हो जाएगा। दूर से बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, आप उसको मार सकते नहीं, क्योंकि उसका पता तो होता ही नहीं आपको, वो आपका सैटेलाइट से नहीं यूज कर रहा, जीपीएस नहीं यूज कर रहा। तो जीपीएस जैसे यूज करे पता लग जाएगा जीपीएस नहीं यूज कर रहा, वो बाइडू यूज कर रहा है या फिर कोई और सिस्टम यूज कर रहा है, ग्लॉसनास यूज कर रहा है। सो कंप्लीट केओस। तो क्या इससे अमेरिका की जीत होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो लैटिन अमेरिका है या मतलब साउथ अमेरिका है या फिर पुष्कर द्वीप है, वहां के लोग समझ गए कि चर्च जो है उनके विरुद्ध काम करता रहा है, उसका काम सिर्फ कन्वर्जन कराना था, अब उनको वापस लौटने की जरूरत है। मदुरो उसमें लग गया। मदुरो जो है स्वयं हिंद मंत्र का जप करता है, सत्य साई बाबा से जुड़ा, सनातन धर्म से जुड़ा, और वहां पे बड़ी स्केल पे पॉपुलेशन बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको मालूम है और सब भारत को फॉलो कर रहे हैं। तो भारत की लीडरशिप है। अब इससे अमेरिका को बड़ी चिढ़ है कि ये लोग जो हैं हमारे को इतनी इनको शक्ति मिल रही है भारत से, भारत इंडिपेंडेंट है, तो भारत को देख के ये सारे देश जो है उठना शुरू हो गए, हमको भारत जैसा बनना है। अफ्रीका में आप देख लीजिए, हमको भारत जैसा बनना है। हर जगह somebody needs to stand up to these people, नहीं तो लूट खसोट देंगे। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, अब ये हो गया है कि अब अमेरिका को साउथ अमेरिका में भी भारत दिखाई दे रहा है, और भारत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट तो, मैं तो चाहता हूँ इन्वॉल्व हो साउथ अमेरिका में, लेकिन नहीं होती। हम लोग के कहने से क्या होता है ना, हम लोग सोचते रहेंगे। लेकिन वहां पे सडनली अब जो माहौल बन गया है वो ऐसा बन गया है कि अब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और वहां की जो गवर्नमेंट है मदुरो, अब वो स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि उसको बोलीवारियन सपोर्ट मिल गया, रेवोल्यूशनरी। तो अमेरिकन ट्रूप्स उतरेंगे तो नहीं, मिसाइल्स फेंकेंगे तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि वो फेंकेगा मिसाइल, उसका रिकॉर्ड है, वो रिटेलिएट करेगा वो अमेरिकन शिप्स के ऊपर।
तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ये जो इंसिडेंट पूरा अमेरिका का साउथ वेनेजुएला के साथ दिखता है कि अब अमेरिका के पास वो शक्ति नहीं रही कि विली निली साउथ अमेरिका में इंटरवीन करे। साथ में मैक्सिको भी खड़ा हो गया है, मैक्सिको भी चाहता है। अब तो मैक्सिको में इतना बवंडर मचा हुआ है कि अमेरिका खरीदता है, अमेरिका प्रमोट करता है, हमको क्यों टारगेट कर रहे हो, हम तो सिर्फ बेच रहे हैं। बोल रहे आप बेचो भी मत, तो आप सैंक्शन हटा दो, हम नहीं बेचेंगे कुछ भी। तो ये करना नहीं चाहते, मतलब कि पूरा का पूरा प्लान सिर्फ दबा के रखो और कुछ नहीं। दादागिरी दिखाओ, दबा के रखो, लेकिन आप एक्शन ले नहीं सकते। इसलिए अमेरिका बिल बिलाया हुआ है पूरी तरह से। कुछ भी करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। और उसके जो मेंबर्स हैं जो अमेरिका भाग के आए बिकॉज ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज, अब वो लोग सिर उठाएंगे पूरा अमेरिका में। तो अब बड़ी चिंता में है सब लोग। असुर की पहचान होती, चिंता बहुत करता है वो। असुर हमेशा चिंता करने लगा रहता है, उसको हर चीज की चिंता है, खुद ही गलत होता है, खुद ही चिंता करता है। चलिए, इससे तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ। मेरी बुक देख लीजिएगा, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड। और आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि क्यों लैटिन अमेरिका चिढ़ रहा है अमेरिका से, यूएसए से। यूएसए से कनाडा भी चिढ़ा हुआ है, मैक्सिको भी चिढ़ा हुआ है, ये लोग भी चिढ़े हुए हैं, और यूएसए के अंदर सभी लोग चिढ़े हुए हैं एंग्लो सैक्सन से। ये क्या हो गया? और देखिए, मैंने बताया भी था न्यूयॉर्क वाले एपिसोड में, इंडियन मुस्लिम मेहदी हसन, जोराब हमदानी सब भारत को गाली देते हैं, सबके सब, क्योंकि चिढ़ हिंदुओं से। मोदी नाम सोशलिज्म यूज किया हुआ है, बस गाली देते रहते हैं इंडिया को 24 घंटा, लेकिन दुकान उनकी उसी में चल रही है। लेकिन जब एंग्लो सैक्सन का जवाब होगा तो खुल के बोलते हैं वाइट सुप्रीमेसी। ये हिंदू नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग बड़ा सभ्य भाषा है, बात करते हैं, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये लोग उसी भाषा में बात कर रहे हैं जैसा वो लोग बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो अंदर भी मार पड़ रही है, बाहर भी मार पड़ रही है, और सब पड़े हुए हैं पीछे एंग्लो सैक्सन के, क्योंकि एंग्लो सैक्सन की पॉलिसी ऐसी है, उनको समझ में तो आता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, किसको बात करनी है क्या नहीं करना है। बच्चे जैसे रहते हैं, क्योंकि वो सारा जो मिकी माउस बुक है ना इनकी मिथोलॉजी वाली, उसी से पढ़ पढ़ के ऐसे सुनाते हैं और उसी तरह का सोचते हैं। मिथोलॉजी, ज़ॉम्बी आ जाएगा, फिर डायनासोर आ जाएगा, डायनासोर घूम रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ। बिकम अवर मेंबर, ज्वाइन अवर गुरुकुल, और दोस्तों को बताइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले शो में। मैं 3-4 दिन दुबई में रहूंगा, तो वहां पे अगर आप लोग हैं और कुछ प्रोग्राम होस्ट करना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। 1-2 प्रोग्राम मेरे ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वहां पे प्रोग्राम कर सकते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।